इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे हमारे तमाम श्रोता भाइयों बहनों को शैलेंद्र भैया और प्रतिभा बहन की राम राम। और किसान भाइयों, आप सभी को दीपावली धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया, दीपावली का नाम आते ही सभी के मन में एक अलग ही उमंग और उत्साह घर कर जाता है ना। बिल्कुल शैलेंद्र भैया, लजीज जायकेदार पकवान, नए नए कपड़े, घरों में रंग रोगन, लजीज मिठाइयाँ, आंगन में खूबसूरत रंगोलियां और सबसे रोमांचक अलग अलग तरह की फुलझड़ियां, पटाखे। बिल्कुल। और सबसे जरूरी दीपावली के अलग अलग दिनों में पूजा पाठ, है ना शैलेंद्र भैया? बिल्कुल। 5 दिनों तक चलने वाले ये त्योहार सचमुच कितने अनूठे हैं। हाँ प्रतिभा बहन, दीपावली का त्यौहार हमारी भारतीय संस्कृति में रचा बसा सचमुच बहुत ही अनूठा त्यौहार है। दीपावली की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। हाँ भैया, धनतेरस में जहाँ लोग घर की ज़रूरत के लिए नए बर्तन या कोई नया सामान खरीदने की परंपरा है, तो वहीं लक्ष्मी पूजन के दिन नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को दीपावली की बधाइयाँ और सभी के कुशल मंगल की कामना करने की संस्कृति। बिल्कुल। हाँ भैया, लक्ष्मी पूजन में जहाँ घर में रखे सोना चांदी और नगद चढ़ाकर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वहीं उसके ठीक बाद गोवर्धन पूजा में सभी लोग, जिसमें किसान भाई बहन मुख्य रूप से गोधन की पूजा करते हैं। साथ ही हल बखर पशुधन की पूजा करने का प्रचलन भी अलग अलग जगह अलग अलग है। बिल्कुल। और इसके बाद दीपावली के आखिरी चरण में आ जाता है भाई दूज, जिसमें बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और भाई बहन एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हैं और कुछ न कुछ उपहार भी देते हैं। और इसके बाद घर में बने लड्डू, चूड़ा, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, लाई, बतासे वगैरह आस पड़ोस के घरों में प्रसाद स्वरूप भी दिए जाते हैं। हाँ शैलेंद्र भैया, देखा जाए तो दीपावली पर्व एक पारिवारिक और सामाजिक त्योहार है। बिल्कुल। ये तो हुई भाई दीपावली की बात। भैया, मेरे ख्याल से सभी किसान भाइयों बहनों ने अपने अपने घर आंगन की लिपाई पुताई तो कर ही ली होगी। बिल्कुल कर ली होगी। भाई, लिपाई पुताई से मुझे याद आया कि लिपाई की जाती है गोबर से। बिल्कुल। और किसान भाइयों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि गोबर अपने आप में एक विशिष्ट जैव उत्पाद है, जहां एक ओर मिट्टी, पौधों और फसलों के लिए जैव उर्वरक का काम करता है, वहीं दूसरी ओर ये एक प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोलर भी है। इसलिए तो आंगन की लिपाई गोबर से ही की जाती है। बिल्कुल सही बात उठाई आपने। और आज की बात का विषय भी कुछ इसी विषय से जुड़ा है भैया। कृषि प्रदूषण नियंत्रण में प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका पर हम करेंगे आज बातचीत। बिल्कुल। और आज के मेहमान क्रम में होंगे हमारे बीच में ग्राम खैरी भोपाल विकासखंड छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील किसान चंचलेश सिंह छतरी। इनसे सौरभ पटेल बात करेंगे खेती बाड़ी के अनुभव पर। और हर दिन की तरह आप सुनेंगे भजन और लोकगीत भी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से लोक भजन से, जिसे गाया है छोटेलाल मोहनलाल और साथियों ने। हो विपदा सबसे बड़ी गिरानी, विपदा सबसे बड़ी गिरानी, और सबसे बड़ी हो गिरानी, विपदा सबसे बड़ी गिरानी। पहली बेसोता हरिश चंद पे, पहली बेसोता हरिश चंद
चंद पे श्री जी जय जयकार रामचंद्र पे श्री जी बेसोता रामचंद्र पे श्री जी बेसोता रामचंद्र पे अरे जब के कई ने ठानी बेसोता। किसान भाइयों, चले इस भजन के बाद अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसमें आज हम बात करेंगे कृषि प्रदूषण नियंत्रण में प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका। इस विषय पर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में प्रदूषण न केवल पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि ये हमारे भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत घातक है। बिल्कुल भैया, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बहुत ज़्यादा उपयोग, मिट्टी के क्षरण और जल प्रदूषण जैसी कई समस्याओं के कारण कृषि के उत्पादकता में कमी आई है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल किसान भाई, आपको बता दें कि हाल ही के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में प्रति हेक्टेयर औसतन 135 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक का उपयोग हुआ है, जो वैश्विक स्तर के औसत से काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, जल संसाधनों का दूषित होना और जैव विविधता में गिरावट जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हाँ भाई, रासायनिक पदार्थों के उपयोग ने मिट्टी में भारी धातुओं और कई दूसरे विषाक्त पदार्थों की मात्रा को बढ़ा दिया है, जो न केवल फसलों में बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। भाई, आंकड़ों के अनुसार भारत के 75% से ज़्यादा जल स्रोतों में रासायनिक अवशेष पाए गए हैं। बिल्कुल, जो जल के कारण होने वाली बीमारियों का मुख्य कारण है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से कृषि में प्रदूषण देखने को मिला है। इसके विपरीत कृषि क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, जो पर्यावरण और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी है। हाँ भैया, ये सूक्ष्म जीव हानिकारक कीटों को प्रभावी ढंग से संक्रमित करके नियंत्रित करने के साथ बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया, जैव उर्वरक, जैविक अपघटन जैसी प्रक्रिया में खास भूमिका निभाते हैं। कीट नियंत्रण के लिए लाभकारी सूक्ष्म जीवों में कवक, बैक्टीरिया और वायरस शामिल है, जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी, पानी और हवा जैसे वातावरण में पाए जाते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, प्रदूषण की अगर बात करें तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के ज़्यादा उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। इससे किसान भाइयों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता जा रहा हाँ है। भाई, और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि कैंसर, त्वचा रोग और श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ रही है। सन 2021 में वायु और जल प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर आपको बताएं भैया, हमारे देश में लगभग $5 बिलियन का खर्च हुआ, जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट का एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, और तो और किसान भाइयों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 40% भारतीय नदियां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं, जिसके कारण पेयजल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। पेयजल के अलावा प्रदूषण के कारण खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार सन 2022 में वैश्विक खाद्य उत्पादन में 20% तक की कमी देखी गई है। और इसी कमी के कारण तो भाई खाद्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर गलत प्रभाव देखने को मिला है। इधर कई देशों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त नियम लागू किए हैं शैलेंद्र भैया, जिससे आयात निर्यात की लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। ये तो हुई भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रदूषण के प्रभाव की बात। अब बात करते हैं किसान भाई, सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका निराकरण किस तरह किया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी है जैव उर्वरकों का उपयोग। जैव उर्वरक जैसे कि राइजोबियम, एजोस्पीरियम और माइक्रोराइजा के ये फसलों के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। ये रासायनिक उर्वरकों का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। हाँ, जैव उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता में आपको बताएं 25 से 30% की कमी आई है, जिससे कृषि लागत कम हुई है और मिट्टी के स्वास्थ्य में भी भैया सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा जैव कीटनाशक जैसे कि बैसिलस थूरीजिनेसिस और क्यूवेरिया वैसियाना का उपयोग फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किसान भाइयों, ये रासायनिक कीटनाशकों का एक सुरक्षित विकल्प है जो पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते। जैव कीटनाशकों के उपयोग से कृषि प्रदूषण में 30 से 40% तक की कमी देखी गई है। अब आपको बताते हैं कि बायो रेमेडिएशन तकनीक के बारे में। बायो रेमेडिएशन तक एक जैविक प्रक्रिया है
जिससे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मिट्टी और जल में मौजूद प्रदूषकों को हटाया जाता है। हाँ भैया, और स्यूडोमोनास और एस्परजिलस जैसे सूक्ष्म जीव प्रदूषणकारी रासायनिक अवशेषों को विघटित कर देते हैं। भैया, सन 2022 में हमारे देश में कुछ क्षेत्रों में बायोरेमेडिएशन तकनीक के उपयोग से जल और मिट्टी के प्रदूषण में 50% की कमी देखी गई। बिल्कुल किसान भाइयों, कृषि अवशिष्ट का जैविक अपघटन डिग्रेडेशन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से भी किया जाता है, जिससे अवशिष्ट प्रबंधन की समस्या काफ़ी हद तक हल हुई है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है। जैविक अवशिष्ट प्रबंधन तकनीकों के उपयोग से मिट्टी की कार्बन सामग्री में 15 से 20% तक की वृद्धि हुई है और जिससे फसल उत्पादन में भी सुधार हुआ है। शैलेंद्र भैया, सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी मिट्टी में कार्बन स्थिरीकरण किया जा सकता है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के साथ जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आपको बता दें कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से कार्बन स्थिरीकरण की प्रक्रिया से ग्लोबल वार्मिंग को 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में मदद मिल रही है। बिल्कुल किसान भाइयों, इसके अलावा सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी की संरचना में सुधार किया जा सकता है। माइक्रोराइजा जैसे फफूंद पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार होता है। माइक्रोराइजा एक के उपयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता में 25% तक की वृद्धि होती है। हाँ भाई, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि कृषि क्षेत्र में प्रदूषण का भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ये समस्या न केवल कृषि उत्पादन और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि भारतीय और वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा है। बिल्कुल किसान भाइयों, सूक्ष्म जीवों का उपयोग एक प्रभावी समस्या है जो कृषि प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के साथ साथ कृषि उत्पादकता में सुधार करता है। जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, बायोरेमेडिएशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। हाँ भैया, बिल्कुल मिलेगा। तो किसान भाइयों बहनों, अभी बात की हमने कृषि प्रदूषण नियंत्रण में प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका पर। और शैलेंद्र भैया, अब बताइए क्या सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को? अब चलते चलते एक और मेहमान क्रम से जुड़ते हैं। मेहमान क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ग्राम खैरी भोपाल के प्रगतिशील किसान चंचलेश सिंह छतरी से खेतीबाड़ी के अनुभव पर सौरभ पटेल की बातचीत। किसान भाई बहनों, आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ हैं ग्राम खैरी भोपाल विकासखंड छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील कृषक श्री चंचलेश सिंह छतरी जी। इनसे हम आज इनकी खेतीबाड़ी के अनुभवों पर बातचीत करेंगे। किसान भाई बहनों, चंचलेश जी बहुत ही लंबे समय से खेतीबाड़ी कर रहे हैं और अपनी खेतीबाड़ी में ये नए नए प्रयोग करते रहते हैं ताकि इन्हें फसल से अच्छा उत्पादन मिले। इनके पास खेती में उपयोग होने वाले लगभग सभी कृषि यंत्र हैं और इनकी अच्छी खासी जानकारी ये रखते हैं। तो चंचलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपको राम राम। मेरी ओर से भी सभी किसानों को राम राम। चंचलेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पास कितने एकड़ कृषि भूमि है और कितने समय से आप खेती कर रहे हैं? मेरे पास 7 एकड़ ज़मीन है जी और मैं लगभग 10-12 साल से खेती कर रहा हूँ और मैं दूसरों की खेती भी किराए से लेके खेती करता हूँ। तो लगभग मैं 20-25 एकड़ में खेती कर रहा हूँ लगभग 10-12 सालों से जी। पहले मैं परंपरागत तरीके से खेती करता था, जो पुराने तरीके हुआ करते थे जी, और पहले मुझे नुकसान भी हुआ इन तरीकों से। अब आजकल मैं इनमें बदलाव करते हुए, जैसे फसलों की दूरी बढ़ाना, नए नए प्रयोग करते हुए उत्पादन अच्छा ले रहा हूँ और नए नए तरीके से खेती कर रहा हूँ जी। चंचलेश जी, इतने लंबे समय से आप खेतीबाड़ी कर रहे हैं, हमें ये बताइए कि आप कौन कौन सी फसलें अपने खेत में लगाते हैं? मैं अपने खेत में बरसात के समय में मक्का, सोयाबीन और तुअर लगाता हूँ जी। ठंड के समय में गेहूँ, चना लगाता हूँ जी। और फिर गर्मी में कुएं में पानी के हिसाब से मैं मूंग, उड़द और आज अभी जो है सोयाबीन की खेती ज़्यादा करता हूँ जी। चंचलेश जी, इन फसलों में सिंचाई के लिए आपके पास कौन कौन से साधन हैं? मेरे पास सिंचाई के लिए 2 कुएँ हैं और स्प्रिंकलर है, ड्रिप है और रेनगन भी है। इनसे मैं सिंचाई करता हूँ जी।
चंचलेश जी, इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन फसलों में आपको अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? अच्छा उत्पादन कर लेने के लिए मैं सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी का मृदा परीक्षण करवाता हूँ। जी। मृदा परीक्षण करने से होता यह है कि अपनी मिट्टी में किस किस पोषक तत्वों की कमी है, इसकी हमें जानकारी मिल जाती है और उस आधार पे हम उन रासायनिक उसमें प्रयोग करके अच्छा उत्पादन लेते हैं। जी। और इसके साथ साथ जुताई अच्छी करते हैं, गहरी जुताई अच्छी करते हैं। पहले 2-3 बार जुताई करके पाटा लगा देते हैं, प्लेन कर देते हैं और समय पे सीड्रिल से ही बुआई करते हैं। सीड्रिल से बुआई करने से होता यह है कि बीज समान मात्रा में गिरता है, ना ज़्यादा गहरा जाता है ना ऊपर जाता है और इसको अपन अंकुरण बोलते हैं, अंकुरण अच्छा आता है बाहर। और इसके साथ समय समय पे मैं उसमें सिंचाई की कैसी व्यवस्था है, भूमि में नमी कैसी है, इसकी जानकारी रखना पड़ता है। और शुरू के 1 महीने ये मेहनत के होते हैं। इसमें हमें दवाई का स्प्रे, खाद का स्प्रे कैसे करना है, खाद कहाँ डालना है, ये सब उसमें ध्यान देना पड़ता है। जी। अच्छे उत्पादन के लिए सबसे पहले अच्छे उन्नत किस्म के संकर बीजों का चयन करना पड़ता है। जी। चयन करने के बाद उनका अंकुरण क्षमता जांची जाती है कि उनका अंकुरण कितने % है। जी। सामान्यतः 70% से ऊपर अंकुरण जो जिनका आता है वो बीज अच्छा माना जाता है। जी। और इसके साथ ही बीजोपचार बहुत ज़रूरी होता है। बीजोपचार से फंगस लगने की शिकायत है वो ख़त्म हो जाती है। जी। अंकुरण के पश्चात बहुत ही जवाबदारी का काम होता है, क्योंकि खेतों में खरपतवार निकलते हैं फसल के साथ साथ, तो खेतों को खरपतवार मुक्त रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी। और इसके साथ साथ समय समय पे दवाइयों का स्प्रे, पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में खाद का स्प्रे या छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। जी। सबसे अच्छा साधन होता है खरपतवार मुक्त करने का निंदाई गुड़ाई। और निंदाई गुड़ाई से नहीं हो पाता है तो फिर रासायनिक दवाइयों का उपयोग करके हमें खेतों को खरपतवार मुक्त करना पड़ता है। जी। इससे होता यह है कि हम जो भी पोषक तत्व अपने पौधे को देते हैं वो पूरा फसल को ही मिलता है, खरपतवार को नहीं मिलता है। जी। इसके साथ साथ हमें जब फसल थोड़ी बढ़ती है, 20-25 दिन की हो जाती है, तो उसमें हमें कीटनाशकों का प्रयोग भी करना पड़ता है, क्योंकि कीट प्रबंधन बहुत जरूरी होता है अच्छे उत्पादन के लिए। जी। चंचलेश जी, हमने सुना है कि आप अपनी खेती में नए नए प्रयोग करते हैं जी, जिससे कि आपको फसल से अच्छा उत्पादन मिलता है। तो हमें विस्तार से बताइए कि आप कौन से नए प्रयोग कर रहे हैं या आपने अपनी खेतीबाड़ी के तौर तरीकों में क्या बदलाव किया है? जी, मैंने खेतीबाड़ी करने के थोड़े तरीके में अपना बदलाव किया है। पहले हम समतल जगह पर फसल की बुआई करते थे। जी। और दूरी भी कम रखते थे, लगभग 1.5 फीट की दूरी पे हम फसल की बुआई करते थे। जी। अब मैंने खेती करने के तरीके को बदला है और आज मैं खेती करता हूँ तो बेड पे ऊपर पर खेती करता हूँ। जी। फसलों की दूरी भी बढ़ाया हूँ मैंने, पहले 2 फीट पे था, अब 2.5 फीट में मेरी फसल लगी हुई है। जी। 2.5 फीट में लगाने से होता यह है कि हवा अच्छी लग जाती है, फसल को ग्रोथ अच्छी करती है, कल्ले अच्छे निकलते हैं। और इसके साथ साथ जो है निंदाई गुड़ाई में आसानी होती है, खाद बीज डालने में आसानी होती है। जी। और जो फसल का जो भुट्टा आता है और जो उत्पादन होता है, उत्पादन अच्छा ज़्यादा आता है, भुट्टे का साइज बड़ा आता है, दाने ज़्यादा आते हैं। जी। और इसके साथ साथ मैंने अभी दवाई छींचने के लिए एक ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप भी बनाया है। जी। इससे होता यह है कि अगर बतर है, जगह सूखी है, तो ट्रैक्टर ही खेत में चल जाता है और 40 फुट लंबा बूम रॉड है उससे स्प्रे हो जाता है, नहीं तो फिर 1000 फीट लंबा उसमें पाइप है, उससे भी 2 लेबर स्प्रे कर देते हैं। जी। और बीज बोने के लिए मैं सीडिल का प्रयोग करता हूँ और सीडिल को मैंने थोड़ा सा जुगाड़ जमाया है ऐसा कि खेती में बार बार जुताई बखराई ना करके एक ही बार में मैं अपनी घाड़ भी निकाल देता हूँ और साथ ही उसी में बीज भी चला जाता है और साथ में फर्टिलाइज़र DAP का भी उसी के साथ बुनी हो जाती है। इससे समय भी बचता है और लागत भी कम होती है। जी। चंचलेश जी, आपने बताया कि आप बेड पर फसल लगा रहे हैं, तो बेड पर फसल लगाने के आपको क्या फ़ायदे समझ में आते हैं? मैं बेड पे फसल इसलिए लगाता हूँ, जैसे आप देख ही रहे हैं कि बारिश हो रही है। जी। पहले क्या होता था कि समतल जगह पे लगाते थे, बारिश होती थी तो फसल खराब हो जाती थी, बैठ जाती थी। जी। और बेड पे लगाने से होता यह है कि बारिश ज़्यादा भी हो रही है तो वो नाली के थ्रू पानी बाहर हो जाता है। जी। और कम बारिश हो रही है तो जो मेड़ बनी हुई रहती है वो फसल में नमी बनाए रखती है। इससे फसल को ना पानी की कमी झेलनी पड़ती है, ना ज़्यादा पानी, जितनी उसको ज़रूरत है उतनी ही नमी फसल को मिलती है। जी। इससे उत्पादन अच्छा होता है। जी। बेड पे बोने से होता यह है
कि फसल की जो जड़ होती हैं, जड़ों का विकास अच्छा होगा तो फसल स्वस्थ रहेगी। स्वस्थ फसल रखने के लिए बेड में पर्याप्त नमी आ जाती है और जड़ों का विकास अच्छा होता है तो उनको पर्याप्त नाइट्रोजन और पर्याप्त पोषक तत्व जड़ों से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं बेड पे लगाना पसंद करता हूँ। इससे जो है फसल का ग्रोथ अच्छी आती है, भरभार अच्छी आती है। जी चंचलेश जी, अंत में आप हमारे सभी युवा साथियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि खेती को बोझ ना समझें, इसे व्यावसायिक तौर पे करें। इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा अपने को प्राप्त होता है। आजकल सभी युवा साथी खेती को छोड़कर दूसरे धंधों की तरफ जा रहे हैं और आजकल सभी आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। उस तरीके से खेती करें और अपनी खेती को सुदृढ़ और सफल बनाएं। चंचलेश जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया। आपके खेतीबाड़ी के अनुभव आपने सभी किसान भाई बहनों को बताए और आपके खेतीबाड़ी के प्रयोगों के बारे में आपने हमारे युवा साथियों को बताया। इसके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। किसान भाइयों, अभी आपने मेहमान क्रम के अंतर्गत सुना ग्राम खैरी भोपाल के प्रगतिशील किसान चंचलेश सिंह छतरी से खेतीबाड़ी के अनुभव पर सौरभ पटेल की बातचीत। और शैलेंद्र भैया, आज के मेहमान के बाद अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं ये लोकगीत। बिल्कुल, बलीराम धुर्वे और साथियों की आवाज़ में। बार बार ने नाना मारो गोरी मोहे, बार बार ने नाना मारो, बार बार ने नाना मारो गोरी मोहे, बार बार ने नाना मारो, बार बार ने नाना मारो गोरी मोहे, बार बार ने नाना मारो, बार बार ने नाना मारो गोरी मोहे, बार बार ने नाना मारो। 16 सिंगार करे घर से निकली जब आंगन में, 16 सिंगार करे घर से निकली जब आंगन में, कजरा ले आंखें चमके जैसे चमके बिजली अंबर में, कजरा ले आंखें चमके जैसे चमके बिजली आंगन में, आंखें देख थर्रा में जाऊं गोरी मोहे, बार बार ने नाना मारो, बार बार ने नाना मारो गोरी मोहे, बार बार ने नाना मारो, बार बार ने नाना मारो गोरी मोहे, बार बार ने नाना मारो। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। तुम्हारे लिए वाला तारा तारा है हमारे काम हो संगम तुम्हारे लिए तारा तारा है वो तो तारा तारा है हमारे काम तुम्हारे लिए तारा तारा है वो तारा तारा है हमारे काम तुम्हारे लिए काम हो तुम्हारे लिए काम तेरे लिए काम हो तुम्हारे लिए काम तुम्हारे लिए तारा तारा है तारा तारा है हमारे काम तुम्हारे लिए अरे कहाँ रहते गौवा माता कहाँ रहते बतला अरे कहाँ रहते गौवा माता कहाँ रहते बतला अरे कहाँ रहते बतला श्याम कहाँ रहते बतला अरे कहाँ रहते किसान भाइयों, अभी आपने जो लोकगीत सुना वो था मूलचंद चंद्रवंशी और शिवाली कोलारे की आवाज़ में। और अब देखिए समय हो गया है किसान भाइयों से विदा लेने का। प्रतिभा बहन, तो मैं शैलेंद्र भैया और मैं प्रतिभा कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।